हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हर्षित अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, हमारी आपकी जो सीरीज चल रही थी यूपी स्पेशल की सीरीज, प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते-नाबूद करने के लिए, यानी कि एक ऐसी सीरीज हम लेकर आ रहे हैं कि आपका कोई भी एग्जाम हो यूपी का, आपका यूपी स्पेशल इससे बढ़कर, इससे ज़्यादा कहीं से आएगा ही नहीं, पूछा ही नहीं जाएगा। 1000 प्लस प्रश्नों का टारगेट हमने रखा है और ये है आपकी जो है क्लास नंबर 10। ठीक है। इससे पहले आपकी लगभग वही 9 क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं और प्लेलिस्ट हमने बना दी है। ठीक है। और जीरो लेवल से आपके सिलेक्शन तक का सफर, यानी कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा से छूट जाए। ठीक है। आपको जरूर यहाँ से अगर जो आपने क्लासेस ली हैं आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वगैरह कर ही दिए होंगे, लाइक कर ही दिए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है। या कुछ आपको स्पेशल क्लासेस चाहिए तो जरूर हमें बता दीजिए, हम उसकी भी क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं थोड़ा हम इसमें आज की जो यूपी स्पेशल क्लास है इसमें हम आपके लिए लेकर आए कृषि से संबंधित क्वेश्चन, कुछ आपके उत्पादन से संबंधित, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक दो जरूर पूछ लिया जाता है यूपी स्पेशल में। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं, बताना है आपको। देखिएगा, 3 क्षेत्र पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं हमने तीनों यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है। कौन कौन से? प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ लिया जाए तो ये है आपके 9। ठीक है। लेकिन अगर जो पूछ लिया जाए प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं तो 8 है। ठीक है। यही 3 पूछे जाते हैं, मैंने तीनों एक साथ लिख दिए हैं, आप इनको जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कौन कौन से? प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र है 20, कुल कृषि जलवायु क्षेत्र है 9 और कुल मृदा समूह क्षेत्र है 8। ठीक है ना, हो गया ना। देखिए ना, मृदा समूह क्षेत्र छोटा है 8 है, कृषि जलवायु क्षेत्र इससे थोड़ा बड़ा है तो 9, और यहाँ देखिए ना कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र सबसे बड़ा है तो 20। इसे भी थोड़ा याद कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है कि वायु अपर्दन, यानी कि हवा से जो मिट्टी का क्षरण होता है, ठीक है, उससे सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो वो 2 जिला सर्वाधिक प्रभावित है कहे से, वायु से में, तो मथुरा और आगरा। ठीक है। मथुरा और आगरा 2 ऐसे जिले हैं जो जहां पर वायु द्वारा मिट्टी का क्षरण होता है। अगर पूछ लिया जाए कि तो फिर बताइए अवनालिका अपर्दन। अच्छा, आपने पढ़ा होगा ये अवनालिका अपर्दन ये होता क्या है? देखिए दोस्तों, अवनालिका अपर्दन जो होता है वो आपका जल से, ठीक है, इसे हम, ठीक है, समझने की बात है, आपका समझिएगा। ठीक है। अवनालिका अपर्दन को ही जल से अपर्दन कहते हैं। इससे सर्वाधिक प्रभावित वाले जिले में कौन कौन सा आता है? पहले नंबर पे आता है आपका इटावा, दूसरे पे आता है आगरा, यानी कि आगरा दोनों में है, लेकिन वहां पर वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है मथुरा, दूसरे पे है आगरा। और अगर जो आपका पूछ लिया जाएगा जल से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन कौन सा है, तो इटावा और आगरा। क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं कभी कभी आपको इटावा ना ऑप्शन में दिया मिले, आगरा दिया मिल जाए, तो आगरा पे क्लिक करना है, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, दो दो जिले लिख दिए। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि प्रदेश में आम निर्यातक जोन कौन कौन से हैं, तो जो आम का निर्यात होता है हमारे यहाँ से, तो कुछ जोन बना दिए जाते हैं जो उससे स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। तो प्रदेश में जो कुल आम निर्यातक जोन है वो सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से? एक वाला वही आपका अपनी लखनऊ, लखनऊ का मलिहाबाद, वहाँ का आम तो जानते हैं बहुत फेमस है, और सहारनपुर। यानी कि लखनऊ और सहारनपुर 2 जो जिले हैं वो ऐसे बनाए गए हैं, वो आम निर्यातक जोन के रूप में बनाए गए हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिर बताइए प्रदेश में आलू निर्यातक जोन कौन सा है? तो प्रदेश में जो आलू निर्यातक जोन है वो है आपका आगरा। ठीक है। अच्छा, जब हमारे यहाँ से आलू का निर्यात बाहर किया जाता है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये किस नाम से बेचा जाता है ना, आखिर इसका क्या नाम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन वही है कि प्रदेश में आलू का निर्यात किस नाम से होता है, तो वो आपका ताज ब्रांड के नाम से होता है। ठीक है ना, ताज ब्रांड के नाम से आलू का निर्यात होता है। ठीक है। ताज ब्रांड क्यों? देखिए, आलू का जो निर्यात जोन है वो आपके आगरा में है। आगरा में क्या है? ताजमहल है। तो इसके लिए जो आपका आलू है जो बाहर बेचा जाता है वो ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देश एवं राज्य की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई? अच्छा, देश की यानी कि पूरे देश में पहली बार, और जब देश में पहली बार हो रही है और अपने यहाँ भी हो जाए
तो राज्य की तो पहली होगी ही ना। तो देश एवं राज्य की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी लखनऊ में। कब की गई थी? 1938 में। ठीक है, 1938 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई? राज्य में जो दुग्ध परिषद की स्थापना की गई थी वो आपके 1976 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं वो भी। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रदेश में चकबंदी योजना, चकबंदी योजना क्या होती है? चकबंदी योजना ऐसी होती है जैसे कि मान लिया कि आपके जो खेत हैं, जैसे मान लिया कोई छोटे किसान होते हैं, उनके खेत पता चले एक इस गांव में है, दूसरा जो छोटा खेत है वो किसी अन्य गांव में है, यानी कि जो बिखरे बिखरे खेत होते थे उनको क्या करते थे, एक पास में मिला दिया जाता है। जैसे कि मान लिया कहीं पर आपका 1 बीघा पड़ा है, कहीं पर आपका 10 बिसुआ पड़ा है, कहीं पर आपका 1 एकड़ पड़ा है ना? तो आपको पता चलता है कि एक बार वहाँ फसल बो रहे हैं, फिर दूसरा वहाँ बो रहे हैं, फिर वहाँ पर जा रहे हैं। इससे क्या होता था, किसान को बहुत दिक्कत होती थी। तो चकबंदी योजना आई थी, तो उसमें ये हुआ कि आपके जो 3 जगह बिखरे हुए खेत हैं, उनको एक जगह पे दे दिया जाए। तो क्या होगा, आपका जो फसल बोने का समय होगा वो भी एक साथ हो जाएगा। फसल काटने भी ये भी नहीं, आज पता चले इसमें गेहूँ की कटाई हो रही है ना, पता चले आज वहाँ थ्रेसर लेके जा रहे हैं, तो कल दूसरी जगह थ्रेसर लेके जा रहे हैं। ऐसे जब आपके जो खेत होते हैं वो एक पास जब होते हैं तो उसमें सहूलियत रहती है कि आपको एक ही बार में सब कुछ करना होता है। तो चकबंदी योजना यही एक थी कि आपके बिखरे हुए खेतों को एक पास कर दिया जाता था। तो ये योजना लागू हुई 1954 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? यानी कि किसान की जो भूमि है, ठीक है, उस पर उसको लोन दिया जाता है। ठीक है, ये योजना कब से प्रारंभ हुई? ये योजना आपकी 1999 2000 में प्रारंभ हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रदेश में किसान बही योजना कब आई? किसान बही योजना आई थी आपकी 1992 में। अच्छा, किसान बही में क्या होता था? इसमें जो होता था हमें जोत के बारे में पता चलता था, कितनी हमारी जोत है। ठीक है, अच्छा अगला है, प्रदेश में किसान मित्र योजना क्या है? ये जो किसान मित्र योजना है इसमें हमें कृषि फसल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कृषि फसल के बारे में। ठीक है, उसमें हमें जोत के बारे में पता चलता था, इसमें हमें कृषि फसल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रदेश में जो किसान मित्र योजना है ये 18 जून 2001 को आई थी। जो आपकी किसान बही योजना है वो आपकी 1992 में आई थी। ठीक है, अगला है कि ग्रामीण खाद्य बैंक योजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपकी आई थी 2007 में। ठीक है, हर्बल गार्डन योजना। ठीक है, हर्बल गार्डन योजना क्या थी? अच्छा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जो लुप्त पाए औषधीय लुप्त पाए औषधीय वनस्पति संरक्षण, औषधीय वनस्पति संरक्षण, जिसे क्या होता है कि आप देखते हैं ना, तुलसी का पेड़ होता है ना, नीम का पेड़ होता है, इनसे क्या होता है, ये औषधि के स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हर्बल गार्डन योजना थी ये इन्हीं ऐसे ही पौधों को बचाने के लिए, तो ये योजना आपकी आई थी 2002 और 2003 में। ठीक है, लुप्त प्राय औषधीय वनस्पति संरक्षण के लिए ये योजना आई थी, कौन सी आपकी? हर्बल गार्डन योजना। ठीक है, अगला है जैविक खेती हेतु मॉडल रूप में चयनित जिला। अच्छा, जैविक खेती बताइए, जैविक खेती के लिए जो मॉडल के रूप में चयनित जिला था वो था आपका जिला हमीरपुर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरा याद रखना। ठीक है, अच्छा जब जैविक खेती हो रही है तो मॉडल के रूप में चयनित जिला है, तो जो जैविक उत्पाद हैं तो उनकी गुणवत्ता की भी तो जांच होनी चाहिए। और जब गुणवत्ता की जांच करेंगे तो 2 जिलों में उनकी प्रयोगशालाएं बनाई गई। प्रयोगशालाएं बनाई गई कहाँ कहाँ पर? मेरठ और वाराणसी में 2 जगह इनकी प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता की जांच हेतु प्रयोगशालाएं 2 बनाई गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, भारत में। ठीक है, क्योंकि तब जो था ये उत्तराखंड जो आप वर्तमान में देखते हैं ना, ये तत्कालीन में क्या था, अपने यूपी में ही पड़ता था ना। ठीक है, तो क्या होता था तब ये पंतनगर में इसकी स्थापना हुई थी, वर्तमान में तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, जो पंतनगर है वो वर्तमान में तो उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन तत्काल में ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता था। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपी पीसीएस 2004 में। ठीक है, तो ये आपका पंतनगर,
जो आपने देखा होगा कि जो थोड़ा गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि जब आप गेहूं की फसल बोने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि पंतनगर के प्रमाणित बीज, है ना। कभी बोरी वोरी देखे होंगे, जो आपका थैला होता है, बोरा होता है गेहूं का, जब आप बीज लेने जाते हैं उस पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि पंतनगर का प्रमाणित बीज। तो मतलब वहाँ पर थोड़ा क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादा ये खेती वगैरह के बीज वगैरह की सुविधाएं ज़्यादा वहाँ पर हैं, क्योंकि क्या होता था कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना ही वहीं की गई थी, यानी कि पंतनगर उत्तराखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है, गेहूं। अच्छा, प्रदेश में हमारे लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सिर्फ दो जिलों में, कौन कौन से, मिर्जापुर और झांसी में। मिर्जापुर वही मुन्ना भैया त्रिपाठी जी, है ना, कालीन भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। तो पान उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है आपका महोबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पान उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है आपका महोबा। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए आपसे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण नगदी फसल है वो गन्ना है। इसके अलावा ये वाणिज्यिक फसल भी है। अगर पूछ लिया जाए कि महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सा है, तो वो है गन्ना। अगर वाणिज्यिक फसल पूछ लिया जाए तो वो भी है, क्या है, गन्ना। अगला क्वेश्चन है कि किस दलहन का क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी कि ऐसी कौन सी दलहन की फसल है जो हमारे प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है, उगाई जाती है, तो वो कौन सी है, चना। ठीक है। विकल्प में आपको अरहर, मटर, मसूर सब मिल सकता है, लेकिन सर्वाधिक जो है अपने यहाँ चना बोया जाता है। ठीक है। अगला है, और क्वेश्चन है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। पिछली स्लाइड जो आपकी गई उसमें सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस के पूछे गए क्वेश्चन हैं, और इस स्लाइड में भी आपके सारे क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस के पूछे गए क्वेश्चन हैं, और अन्य प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीपी वगैरह, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं। तो जो 1 हेक्टेयर से जिनके पास कम भूमि है उन्हें हम कहते हैं सीमांत कृषक। ठीक है। अगर वो पूछ लिया जाए कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, ये तो आप सभी बता देंगे, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। संतरे का सर्वाधिक पैदावार होती है वो आपके सहारनपुर में। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सब पूछे जा चुके हैं, आपके टेट में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो प्रतापगढ़ में होता है। संतरे का सर्वाधिक उत्पादन पैदावार कहाँ होती है, तो सहारनपुर में होती है। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है। इसको हाल ही में अभी जीआई टैग मिला है। सिद्धार्थनगर में एक चावल की किस्म है, ठीक है, वैरायटी इसको कह सकते हैं, कि चावल की एक ऐसी वैरायटी है जो कहते हैं ना बहुत सुगंधित है। ठीक है। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति मिली है। ठीक है। तो वो जो चावल की कैटेगरी है उसका नाम पता है क्या है, काला नमक। जी हाँ, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला था। ठीक है। इसलिए आपको बहुत याद रखना है कि सिद्धार्थनगर में पाई जाने वाली चावल की किस्म, ठीक है, बहुत ही सुगंधित है चावल, इसका नाम क्या है, काला नमक। ठीक है। इसकी वैरायटी है, जैसे नहीं उसमें होता ना कि हाइब्रिड धान है, और कई प्रकार के धान होते हैं, और तो वैसे तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा है। इंद्रासन, है ना, इंद्रासन धान वगैरह इस तरह के। ठीक है। ये मैं बोल रहा था उतनी देर से। ठीक है। अच्छा, राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है। भाई साहब ये बाहर बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे हैं खेलते रहेंगे, आप भी अपना नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है 387 ग्राम, और ये आंकड़े हैं 2019-20 के। पता चले कोई कहने लगे नहीं सर अब तो ये बढ़ गया है, तो भैया ये 2019-20 का आंकड़ा है, जो भविष्य में आएगा कोई आंकड़ा तो वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है। क्योंकि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, दुग्ध उपलब्धता है जो अवेलेबल है दूध, वो है 387 ग्राम। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है। 30 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश रहती है हमारी। तो थोड़ा अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर वगैरह कर दिया करें, और लाइक वगैरह तो कर ही देते होंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, राम राम, वंदे मातरम।